जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक शिफ्ट के सॉल्व कर रहे थे। आज हम 17 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका ऑनलाइन हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, डस्ट लिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कौन से देश के मध्य है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। फरवरी 2023 के अनुसार 25,000 रन पूरे करने वाला ऐसा कौन सा खिलाड़ी था? तो वो थे आपके चहीते विराट कोहली। अगला सवाल था आपके पास कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी को मैंने बता रखा है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब देखो, एग्जामिनर अच्छा खेल गया, उसने क्या पूछ दिया? नीति आयोग के सीईओ। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, जो आपके कौन है? नरेंद्र मोदी। बट उसने सीईओ पूछा है, तो सीईओ कौन है? श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। कलीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कलीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। अगला सवाल था आपके पास कि एफआईआर का पूरा नाम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। अगला सवाल है आपके पास कि झेलम किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब की सहायक नदी है। इस चारों में से जो भी आपके पास ऑप्शन रहा होगा वो आपका राइट आंसर रहा होगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? देखो, ये जो जलप्रपात है आपका कर्नाटक में पड़ता है और इस जलप्रपात का नाम है होगोनकल जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में है। और ये दो नाम से फेमस है भाई, भारचुकी और बालमुरी जलप्रपात भी से कहा जाता है भाई। कर्णव मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से है भाई, भारोत्तोलन इसे कहा जाता है। मनुष्य कितने तक की आवृत्ति सुन सकता है? तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति क्या है? सुन सकता है। आपके पास जो भी ऑप्शन रहा होगा आप उसको करेक्ट करके आए होंगे। अम्ल व क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इन दोनों को जब भी मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है। चलिए, मानव में आवाज कहां से उत्पन्न होती है? तो आप सबको पता होगा, कंठ से जो है हमारी आवाज आती है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो टाइफाइड आपके पास राइट आंसर रहा होगा। अब आपके पास जो चार ऑप्शन रहे होंगे उनमें से एक टाइफाइड रहा होगा जो आपका राइट आंसर रहेगा। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? तो उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उस स्थिति में वापस आ जाते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पौधों में वृद्धि होना क्या हो जाता है? आपका रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब पौधे एक बार वृद्धि हो जाते हैं तो आप उनको छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए पौधे की वृद्धि क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या मैंने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में एक वीडियो बनाई है, जब आप उसको देख लोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनरुत्पादित करता है? तो वो है आपका स्पाइरोगायरा। कौन सा क्षार चूने के पानी में मौजूद होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप कहते हो CaOH का होल ट्वाइस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है भाई। इसको चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि साउंड जो है, ध्वनि को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है भाई। सफेद किरण कितने रंगों से मिलाकर बनती है? तो ये 7 रंगों से मिलाकर बनती है। किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? तो वो होता है आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। किसी कंटेनर से हवा निकाल दी जाए तो वह क्या बन जाता है? तो वह निर्वात बन जाएगा, आपका वैक्यूम बन जाएगा। हवा निकाल दिया, कुछ रहेगा ही नहीं, जहां कुछ नहीं होता वो क्या कहलाता है? आपका निर्वात कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? अगर आपको फुट में दी होती तो 30 से 32 फुट होती है, और मीटर में 6 से 9 मीटर रहती है। पीलिया किसके कारण होता है? दूषित जल के सेवन से आपका पीलिया रोग होता है। आगे आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, गणित के क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बीज गणित से था, अलजेब्रा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 96, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? आप सभी साथियों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई
और x माइनस वाई। तो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। मैं एक एक करके वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 96। मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 8। और x प्लस वाई आपको निकालना है, तो उस वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये वैल्यू कहाँ चले जाएगी, यहाँ डिवाइड में। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 96/8। डिवाइड कर रहे होंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था भाई। आगे है 10 आदमी किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं तो 14 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है MDH पर बेस्ड है। MDH कॉन्सेप्ट भी इसे कहा जाता है। क्या होता है MDH कॉन्सेप्ट, तो वो एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। फॉर्मूला होता है आपके पास M1 D1 H1 अपॉन W1 और R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 और R2। इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। अब इसमें क्या होता है, M किसको डिनोट करता है, तो आप बोल रहे होंगे कि सर M जो है नंबर ऑफ पर्सन को डिनोट करता है। नंबर ऑफ पर्सन बोले तो व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। M किसको डिनोट करता है, व्यक्तियों की संख्या को, व्यक्तियों की संख्या। D आपका डिनोट करता है डेज, जिसे आप बोलते हो दिन, ठीक है। H आपको डिनोट करता है आर, जिसे आप बोलते हो घंटों की संख्या, ठीक है। W आपका डिनोट करता है वर्क, काम, जितने जैसे मजदूर आए उससे आप काम करा रहे हो तो W होता है वर्क। और R होता है आपका रुपए, काम करने के लिए जो रुपए आपको मिलते हैं। तो ये MDH पर बेस था। अब आपसे कह रहा है 10 आदमी, तो मतलब M1 की वैल्यू कितनी है, 10 आदमी 7 दिन में। D1 की वैल्यू कितनी है, 7 दिन, ठीक है। तो 14 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। M2 की वैल्यू कितनी है, 14। और आपको क्या निकालना है, D2 निकालना है। अब आपको फॉर्मूले से वो चीज उठानी है जो आपको दे रखी है। आपको M1 दे रखा है, आपको D1 दे रखा है, इक्वल टू आपको M2 दे रखा है, आपको D2 दे रखा है। वैल्यू पुट करते हुए चलूंगा। M1 होता है 10, D1 होता है 7, M2 है 14 और D2 आपको निकालना है। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे 10 इंटू 7 अपॉन 14, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब 10 आदमी अगर किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं तो 14 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे भाई। इतनी कहानी, ठीक है। चलिए आगे एक सिंपल सा अनुपात का क्वेश्चन था, रेशो का क्वेश्चन था। कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है, तो राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। अब राम की जो आयु है वो श्याम की आयु की 2 गुनी है। तो श्याम की आयु अगर 1 होगी तो राम की आयु क्या है, इसकी 2 गुनी है, 2 टाइम्स है। तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2। तो आपसे कह रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो बहुत सिंपल और सरल सा सवाल था। 35/40 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो सिंपल है, किसी भी वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आपको 100 से गुना करना होता है, ठीक है। काट दो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 35 का 5 टाइम्स करो, 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 तिया 15 और 2 17, 17/2। काटो भाई, ये आ गया 8 दूनी 16, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया। 87.5% आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। चलिए, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 4.2, 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं का परिमाप क्या होगा या त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप पहले होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी साइड होगी उनका सम। जैसे त्रिभुज है ना, इसमें 3 साइड है, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का सम इसका परिमाप होगा। ये मैंने चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो भाई। तो देखो भाई, आपको क्या दे रखा, त्रिभुज की भुजाएं, मुझे निकालना है इसमें क्या, त्रिभुज का परिमाप, सबका सम कर दूंगा। त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 4.2 साइड दे रखी है,
5 दे रखी है और 7.5 दे रखी है। सम कर दो भाई इनका, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 4 16, एक के आगे दशमलव किसका दो, 16.7 सेंटीमीटर आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपके पास है कि राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम है। यदि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राम की आयु कितनी होगी। देखो इसको बिल्कुल बेसिक से करते हुए चलेंगे, इसे आप 2-3 मेथड से कर सकते हो भाई। ठीक है, सवाल कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम है। किसकी आयु से कम है, श्याम की। तो श्याम की आयु मैं एज्यूम कर लेता हूं, श्याम की आयु मैंने मान ली कि श्याम की आयु x वर्ष है। राम इससे क्या है, 8 वर्ष कम है, तो राम कितना हो जाएगा, तो आप बोले होंगे सर राम हो जाएगा x माइनस 8। आगे सवाल में कह रहा है यदि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है, मतलब राम और श्याम की जो आयु का योग है, सम है, वो कितना है, 48 है। तो योग के लिए प्लस करते हैं और इनका सम कितना हो गया, 48 वर्ष। ठीक है, x और x मिला के बनता है 2x, और यहाँ 8 किसका है, तो आप बोलोगे माइनस का, अगर वो यहाँ जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। तो 48 प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोले होंगे कि 2x इक्वल टू कितना, 48, 48 और 8 56 होता है। बोलो हाँ या ना, इतनी कहानी में किसी को कोई दिक्कत। यहाँ से आप बोले होंगे कि x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 56 अपॉन 2, कैंसिल कर रहे होंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो x की वैल्यू 28 आ गई, मतलब श्याम कितना होगा, 28 साल का होगा। राम की बात करूं, राम कितना होगा, तो आप बोले होंगे कि सर 28 माइनस 8, तो राम होगा आपके पास 20 साल। बोलो, कहानी बिल्कुल आसान सी थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 से 80 तक की सभी लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब पहले हमें पता होनी चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्याएं वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारी सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर्स होंगे। अगर मैं 72 से 80 की बात करूं तो कितने नंबर्स होंगे, तो आप बोले होंगे एक तो होगा 72, दूसरा होगा 74, 76, 78, ठीक है, और 80, यही नंबर होंगे नहीं होंगे। ठीक है, अब वो औसत पूछ रहा है, तो औसत के कई तरीके हैं भाई। एक तो औसत बराबर क्या होता है, बेसिक तरीका क्या होता है औसत का, तो आप बोले होंगे कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। बट कभी भी हमारे पास समांतर श्रेणी या क्रमागत संख्याएं हो, क्या हो, क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रमागत संख्याएं जिनके बीच का अंतर सेम होता है। अब आप मुझे बताओ इसके बीच का अंतर क्या है, 2, इसके बीच का अंतर क्या है, 2, इसके बीच का अंतर क्या है, 2, इसके बीच का अंतर क्या है, 2। तो जब भी आपके पास इस तरह की क्रमागत संख्याएं होती है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो एवरेज का एक शॉर्ट फॉर्मूला निकल के आता है कि एवरेज औसत बराबर होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या प्लस लास्ट नंबर अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है, तो आप बोले होंगे कि सर पहली संख्या हमारे पास 72, लास्ट कितनी है 80 अपॉन 2, प्लस कर रहे होंगे 2 का 2, 7 7 14 1 15, 152 बटे 2, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 छके 12, तो 76 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 76 हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों और आपसे पूछे उनका एवरेज कितना होगा, क्रमागत संख्या हो, तो याद रखना मिड नंबर ही हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। मिड नंबर को भी क्या कहते हैं, हम एवरेज कहते हैं भाई। ठीक है, जो मध्य पद होता है या मध्य में जो संख्या होती है वो भी एवरेज कहलाती है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते थे। बाकी बेसिक तरीका तो है ही आपके पास कि सब जोड़ दो अपॉन जितनी संख्या उतनी लिख दो। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोण तथा बहिष्कोण का अनुपात 2:1 है, तो बहिष्कोण कितना होगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी, एक रूल पता होना चाहिए कि अंतःकोण और बहिष्कोण जो होता है उनका सम क्या होता है, हमेशा 180 होता है। क्या होता है,
अंतः कोणों का योग, अंतः कोण प्लस बहिष्कोण, बहिष्कोण, इनका सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में बोलते हो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180। अब आपको रेशो में दे ही रखा था, ये कितना दे रखा है 2:1, तो इसको मान लो 2 और इसको मान लो 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1x मतलब x इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे 2 और x 3x मिला के बन गया हमारे पास 180। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 180/3, तो 180/3 मतलब 3 छके 18 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है बहिष्कोण, और बहिष्कोण का अनुपात कितना है 1, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू जो होगी वही आंसर होगा, कितना 60 डिग्री आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सिंपल सा सवाल था, सवाल कह रहा है 12x - 1 इक्वल टू 143। ठीक है, अब मुझे बताओ इधर इसे क्या बोलते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ, और इसे कहते हो राइट हैंड साइड दाई तरफ। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू यहाँ चले जाती है तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। 12x इक्वल टू आप कह रहे होंगे 143 प्लस 1, तो यहाँ से x बराबर कितना 144, और ये 12 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में अपॉन 12, 12 बराबर की 144। ठीक है, राइट आंसर आपके पास रहेगा। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर से तथा उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर से तय करता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी। अगर आपके पास कभी भी डिस्टेंस दूरी कभी भी समान होती है, ठीक है सेम होती है, क्या होती है सेम, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, औसत चाल का, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर आपके पास होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब xy क्या होता है एक जाने की दूरी और एक आने की, कितनी दूरी तय कर रहा है आने और जाने में। यहां से आप बोले होंगे 2 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन 30, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 मतलब 40/3 आ गया, या तो 40/3 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज जो होगी स्पीड होगी, या इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 41 किलोमीटर पर आवर। आपके पास या तो ये ऑप्शन में रहा होगा, ये ऑप्शन में रहा होगा। अगला सवाल है आपके पास कि दो संख्याओं का योग 12 है व उनका गुणनफल 35 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से कर सकते थे। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका योग कितना हो 12 हो और उनका गुणनफल कितना हो, तो आप बोल रहे होंगे कि सर उनका गुणनफल होना चाहिए 35। तो ऐसे दो नंबर आप ऑप्शन से छांट लेते। ऐसे दो नंबर कौन से होते 5 और 7, क्योंकि 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12 आएगा और 5 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 5 और 7। ये तो था इसका ऑप्शन मेथड। इसका एक बेसिक मेथड होता है जिसमें द्विघात समीकरण बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसे कहते हो। दो संख्याओं का योग कितना है x प्लस वाई है आपके पास 12 और x इंटू वाई है आपके पास 35। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपके पास हो जाएगी भाई। अब देखो आप क्या करो, इस x को इधर ले जाओ, यहां से मेरे पास y की एक वैल्यू निकल के आएगी 12 माइनस एक्स, ये वैल्यू निकल के आ गए। अब इस वैल्यू को क्या करो इक्वेशन 2 पे पुट कर दो, तो यहां से आप कह रहे होंगे कि y की वैल्यू हमारे पास 12 माइनस एक्स इक्वल टू 35। ठीक है, और x की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, पहले आप 12 इंटू एक्स 12x और x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू 35। अब हमेशा याद रखना जो आपके पास ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके चलूंगा, तो यहाँ से आप बोले होंगे कि मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे जो है 12 किसका है प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 12x, और 35 यहाँ पे था ही कितना प्लस का। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, इक्वल टू 0।
तो ये आपके बन गए एक क्वाड्रेटरी इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जो सम है, सम बोले तो योग, योग आना चाहिए -12 और उनका गुणनफल प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर होंगे -5 और -7। स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, या तो बेसिक अगर आपको आता है तो 12x को तोड़ दो। तो यहाँ से आप बोले होंगे कि आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी। देखो 5 सत्ते कितना होता है, 35, 5 सत्ते 35, माइनस माइनस का प्लस। अब आप यहाँ देख रहे होंगे इन दोनों को ऐड करो, 5 और 7 होता है 12, ठीक है। और चिन्ह आएगा किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आएगी x-5 इक्वल टू 0 और x-7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि आपके पास वो दो नंबर आएंगे, x इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, x की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की एक वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते थे, द्विघात समीकरण से आप इसे सॉल्व कर रहे हो। आगे आपसे कह रहा है कि C अनुपात D आपका 2:3 है, C अनुपात E आपका 4:5 है, तो D अनुपात E कितना होगा। आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास A अनुपात B है, आपके पास मैंने मान लिया 1:2, आपके पास B अनुपात C है, आपके पास 3:4, ठीक है। कितना, 3:4। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ABC निकालने के लिए कहूं तो ABC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ABC निकालने के लिए भी दो मेथड होते हैं। एक उल्टे n का, उल्टे n की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई A की मल्टीप्लाई B से, B की मल्टीप्लाई B से और B की मल्टीप्लाई C से। मतलब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, 3 1 जा 3, B की B से 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ये मेरे पास ए बी सी का रेशो आ गया। अगर मैं बोलूं ए सी का रेशो क्या होगा, ए सी का रेशो क्या होगा, तो आप बोले होंगे कि ए सी का रेशो मेरे पास आ जाएगा 3:8, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अब देखो मुझे बताओ सी डी और सी ई कॉमन क्या है इसमें। आप यहां देखो, आप जब यहां देख रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे, तो ये वाला टर्म क्या है, कॉमन है, बी, ठीक है। बी टर्म क्या है, यहां दोनों में कॉमन है। मुझे बताओ इस सी डी को मैं, सी रेशो डी आपके पास दे रखा है 2:3 और सी अनुपात ई दे रखा है आपको 4:5। मुझे बताओ इस सी डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी अनुपात सी इक्वल टू 3:2, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। और सी मेरे पास क्या हो गया, सी मेरे पास दे रखा है कितना, 4:5। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को बीच में कॉमन टर्म क्या मिलके आ जाएगा, सी मिलके आ जाएगा। तो मेरे उल्टे एन का मेथड क्या है, यहाँ फाइनल लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं डी सी और ई निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ तो आप बोलोगे 4 3 12, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 4 दूनी 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 5 दूनी 10। तो मेरे पास क्या आ गया, 12 8 और 10। अब आपसे क्या बोला है, डी और ई का रेशियो बताओ। तो डी होगा 12 और ई होगा 10। काट दो, कितने से जाएगा, 2 से काट दो, 2 छके 12, 2 पंजे 10, 6:5 आ गया आपके पास डी रेशो ई। कोई दिक्कत, आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे, बट फिर आपको नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे। तो ये बेस्ट है, कॉमन टर्म यहाँ पे क्या ले लो, जो दोनों जगह कॉमन है उसको इस तरफ से ले लो, दोनों तरफ से। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अगला सवाल है आपके पास कि 3 घंटियां क्रमशः 12 15 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि इन्हें प्रातः 10 बजे बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः किस समय एक समय में ये एक साथ बजेगी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो जो वैल्यू आपको दी रहती है उनका सीधा सीधा एलसीएम निकाल दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं क्या करूंगा, 12 15 और 18 मिनट का क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो जब इस तरह से मैं इसका एलसीएम लूंगा, आप बोलेंगे 2 6 जा 12, 15 में जाता नहीं है, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 9 एज इट इज, क्योंकि इसमें भाग जाता नहीं है। फिर 2 से किया, 2 से नहीं होगा, फिर 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 5 एज इट इज, 5 एकम एकम एकम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 36 का 5 टाइम्स कर रहे होंगे तो 5 छके 30, कैरी 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180 मिनट।
180 मिनट का मतलब क्या होता है? तो आप बोल रहे होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 180 मिनट होंगे। बोलो हाँ या नहीं। तो 3 घंटे बाद ये एक साथ बजेगी। अगर सुबह 10 बजे छोड़ दिया गया तो 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे, 12 से 1 3 घंटे, मतलब 1 बजे जो है ये तीनों घंटियां दोबारा एक समय में एक साथ बजेगी। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल है आपके पास कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आप सभी को अगर घन का आयतन पता होगा तो आप इसे आराम से कर लेंगे, जिसे आप बोलते हो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो घन का आयतन होता है आपके पास ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। ठीक है, तो भुजा कितनी देर की है? 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का 3 बार मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25,200 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैंने आप सभी साथियों को जब साधारण ब्याज पढ़ाया होगा तो मैंने आपको इसके सारे फॉर्मूले बताए थे कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन वो होता है जो आप बैंक में जमा कराते हैं, इनटू दर, जिस दर के हिसाब से बैंक आपको लोन देता है, इनटू समय, जितने समय के लिए आप पैसा लेते हो। इंग्लिश में बात करूं तो SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। बोलो हाँ या ना। इतनी कहानी ठीक है। चलिए आपको कह रहा है कि 25,200 रुपए, तो मूलधन कितना हो गया? तो आप बोलोगे 25,200 रुपए इंटू कितने परसेंट से? 5% से, ठीक है। और दर कितनी है? 5% और वर्ष कितना है? 2.5 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दो और नीचे एक जीरो लगा दो, कहानी खत्म। ठीक है, 1 2 1 2 काट रहे होंगे, 5 दूनी 10, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बज गया, 2 छके 12, मतलब 126 की मल्टीप्लाई करनी है 25 से। तो 126 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो 25 पंजे 125 होता है, 25 छके 150, कैरी हो गया 15, 25 दूनी 50 होता है, और 50 और 10 60, और 60 और 5 65, कैरी 6, 25 से कम 25, और 25 और 6 31, 3150 आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इतना उसमें क्या मिलेगा? उसको साधारण ब्याज मिलेगा।